2022 में एक श्रद्धा नाम की लड़की को पूरे 35 टुकड़ों में काटा गया था, जिसके बारे में 90% लोगों को पता है क्योंकि यह केस उस समय बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जिसके बारे में 90% लोग जानते ही नहीं हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनुपमा के बारे में। अनुपमा एक ऐसी औरत थी कि जिसको पूरे 72 टुकड़ों में काटा गया था। साल 2010 में अनुपमा की हत्या कर दी गई थी और हत्या करके सबको डीप फ्रीजर में रख दिया गया था। इसे देखकर सभी के होश उड़ गए थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं बिन्ते ज़रीन आप सबका आज की इस अच्छी घटना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सन 1999 दिल्ली की रहने वाली अनुपमा की शादी देहरादून के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी से हुई थी। यह एक लव मैरिज थी क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे तरीके से जान चुके थे। इन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब राजेश गुलाटी स्टडी के दौरान दिल्ली पहुंचा था और दिल्ली की रहने वाली थी अनुपमा। इन दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है। फिर आगे चल करके शादी होती है। शादी के बाद यह अमेरिका चले जाते हैं। शुरुआत में इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था क्योंकि अभी अभी नई नई शादी हुई थी और वो पहुंच चुके थे अमेरिका, और अमेरिका में दोनों बहुत ही इंजॉय करते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेटल होते हैं, राजेश गुलाटी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। जैसे कि वो सर्कल पकड़ लेता है, सुबह ड्यूटी पे जाना, शाम को घर वापस आना, और ऐसे समय बीतता चला जाता है। समय बीतने के साथ दोनों में थोड़े थोड़े तनाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। एक बार अनुपमा ने राजेश गुलाटी से कहा कि मुझे भी नौकरी करनी है, क्योंकि जब आप नौकरी पे चले जाते हो तो इधर मैं घर पे अकेली रहती हूँ और बोर हो जाती हूँ, क्यों ना मैं भी नौकरी करूं। लेकिन इस बात पर राजेश बहुत ही नाराज हो जाता है। नाराज़गी जताते हुए राजेश गुलाटी ने कहा कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो साफ साफ मना कर देता है। फिलहाल तो अनुपमा कुछ भी नहीं कहती और वो शांत रहती है, और फिर ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। समय बीतने के बाद एक बार फिर से अनुपमा इसी प्रपोजल को राजेश गुलाटी के पास रखती है, और वही बात राजेश गुलाटी दोहराता है और वो साफ साफ इनकार कर देता है। और इसी बातों को लेकर अब दोनों में काफ़ी ज़्यादा तनाव बढ़ता चला गया, और इतना तनाव बढ़ गया कि दोनों के रिश्ते अब तार-तार होने को थे। लेकिन दोनों ने मिलकर के एक बार फैसला लिया कि हमारे बीच अब जो भी कड़वाहट है उसे ख़त्म करने का वक्त है, उसे ख़त्म करते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। और उसके फैसले के हिसाब से 1 साल बाद आप आगे चलकर अनुपमा एक जुड़वा बच्चे को जन्म देती है, एक लड़का और एक लड़की। फिर दोनों ही पूरे 6 साल बाद यानी कि 2006 में भारत वापस लौट आते हैं। अब भारत लौटने के बाद पहले तो राजेश गुलाटी अपने परिवार को देहरादून वाले घर पर ही लेकर जाता है। फिर कुछ समय बीतने के बाद वह अपने परिवार को एक किराए का फ्लैट लेकर के वहीं पे शिफ्ट कर देता है, जो कि वहीं पास में ही होता है। जिसके बाद वह खुद निकल जाता है एक अच्छी खासी नौकरी की तलाश में, और उसकी तलाश पूरी होती है कोलकाता में जाकर के, और वहीं पे एक अच्छी खासी नौकरी करने लग जाता है। इधर उसकी पत्नी अनुपमा अपने 2 बच्चों के साथ देहरादून में रह रही थी, और दूसरी ओर राजेश गुलाटी कोलकाता में। फिलहाल तो दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसे समय बीतता है, दोनों बढ़िया कॉल पे बात करते, कभी कभी मेल पर भी बात कर लिया करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ जब भी वो कॉल पे फिर बात करते थे तो नोकझोंक होनी शुरू हो जाती है, और नोक-झोंक से कब लड़ाई झगड़े में बदल जाता है उन्हें पता भी नहीं चल पाता। और आगे चल कर के ये लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि उनका झगड़ा कोर्ट में जाकर ख़त्म होता है। कोर्ट यह फैसला सुनाती है कि अब राजेश गुलाटी को अपनी सैलरी में से 20,000 निकाल करके प्रति माह अनुपमा को देने होंगे खर्चे के तौर पर। 2010 नवंबर का महीना यह वह महीना था जब अनुपमा को पता नहीं था कि अचानक से क्या हो जाता है कि वह हर किसी से बात करना बंद कर देती है, यहाँ तक कि अपने माता पिता भाई से भी बात नहीं करती है, और अगर बात करनी भी हो तो वह सिर्फ मेल के माध्यम से ही बात किया करती थी, वह भी सिर्फ गिने चुने लोगों से, जैसे कि उसके माता पिता भाई और कुछ निजी लोग। और अब तक राजेश गुलाटी कोलकाता से देहरादून के उस फ्लैट पर जा पहुंचा था। अब जैसा कि अनुपमा के माता पिता, उसका भाई दिल्ली के रहने वाले थे, और अभी तक ना तो वह अनुपमा से मिले थे और ना ही 1.5 महीने के दौरान अनुपमा से तीनों में से किसी की भी कॉल पे बात नहीं हो पाई थी। इसीलिए अब तीनों ही बिल्कुल ज़्यादा परेशान थे कि आखिरकार चल क्या रहा है, और अगर मेल पर थोड़ी बहुत कभी बात हुई भी थी तो वो भी ना के बराबर। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। दिन बीतने के साथ एक दिन अचानक से अनुपमा के भाई को एक मेल रिसीव हुआ, और उस मेल में यह लिखा था कि भाई, आप मुझसे अब कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मैं अब कभी घर वापस लौट कर नहीं आऊँगी। यह मेल पढ़ने के बाद उसके घर वाले और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 1-2 महीने से गायब थी, और अचानक से ऐसा मेल रिसीव होना कोई आम बात नहीं थी। इसलिए अब उसका भाई पुलिस वालों की मदद लेता है।
और पुलिस वालों के पास जाता है। लेकिन उससे पहले अनुपमा का भाई राजेश गुलाटी के घर यानी कि अनुपमा के ससुराल पे विजिट करता है। वो ये सोच करके आता है कि इस मेल को राजेश गुलाटी को दिखाएगा और दोनों मिल करके अनुपमा को ढूंढेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। राजेश गुलाटी अनुपमा के भाई यानी कि अपने साले को घर पर भी नहीं घुसने देता और इधर उधर की बातें करता है। और इन्हीं हरकतों की वजह से राजेश गुलाटी के ऊपर अनुपमा के भाई को शक हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि कहीं इसके पीछे राजेश गुलाटी का ही तो हाथ नहीं है। फिलहाल तो वहाँ से वो चुपचाप चला जाता है और अब पास के ही थाने में जाकर के सारी बात शुरू से बताता है कि कैसे उसकी बहन से अचानक से संपर्क टूट जाता है, कॉल पर भी बात नहीं हो पाती है, उसका नंबर स्विच ऑफ आता है और तो और अगर मेल पे बात होती भी है तो वह ना के बराबर। इस बात को सुनकर पुलिस थोड़ा सीरियस हो जाती है और अब 12 दिसंबर को अनुपमा का भाई पुलिस वालों को लेकर के राजेश गुलाटी के घर पे विजिट करता है। वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस वाले राजेश गुलाटी से कुछ पूछताछ करते हैं और उन्हीं पूछताछ के दौरान राजेश गुलाटी इधर उधर की बातें करता है और काफ़ी नर्वस लग रहा था, जिसे देखकर पुलिस वाले काफ़ी हद तक उसे भांप लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और सारी गड़बड़ इसी ने की होगी और सारी गड़बड़ी में इसी का हाथ है। जिसके बाद उसके घर की तलाशी ली जाती है और उस तलाशी के दौरान उसके घर का एक बंद दरवाज़ा खोला जाता है और उसी बंद दरवाजे के पीछे होता है एक डीप फ्रीजर। उस फ्रीजर में होती है अनुपमा और पुलिस वाले जैसे ही उस डीप फ्रीजर का ढक्कन ऊपर की तरफ करते हैं तो उसमें दिखाई पड़ता है कि उसके अंदर लगभग 35 काले पॉलीथीन में कुछ ना कुछ भरा पड़ा है और वहीं पर मौजूद था अनुपमा का भाई। अब अनुपमा का भाई भी उस फ्रीजर के एक पॉलीथीन को उठाता है और उसे खोल करके देख रहा होता है और जैसे ही वह पॉलीथीन को खोल करके देखता है तो वह सन्न रह जाता है, क्योंकि उसने देखा कि उस पॉलीथीन में एक सर है जो कि उसी की बहन की होती है। वो सर को देखने के बाद तुरंत पहचान जाता है और वो ज़ोर से चिल्ला देता है कि यह मेरी बहन ही है। अब सच्चाई तो बाहर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसका जवाब जानना भी बहुत ज़रूरी था और उन्हीं सवाल में से एक अहम सवाल यह भी था कि जब उसकी जांच करी गई, उन पॉलीथीन को खोलकर देखा गया तो पता चला कि उसकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो थे मिसिंग थे, तो वो पार्ट्स गए कहाँ। खैर फिलहाल का तो कार्रवाई करने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चलता है और वहीं दूसरी ओर उससे पूछताछ करी जाती है कि आखिरकार उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया। जिसके बाद राजेश गुलाटी जो सच्चाई बयान करता है वह सच में काफ़ी हैरानीजनक होता है। दरअसल उसने बताया कि जब उन दोनों की शादी हुई थी 1999 में, तो कुछ समय बाद ही उसका जॉब लग चुका था अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर, जिसके बाद दोनों अमेरिका चले गए थे। अमेरिका जाने के बाद दोनों वहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हैं और एक टाइम पे दोनों सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद वो अपनी नौकरी पे जाना शुरू करता है। सुबह नौकरी पे जाता, शाम को घर वापस आता और ऐसे ही समय बीतता गया। फिर एक दिन उसे अचानक से पता चलता है कि उसका जो दोस्त था यानी कि राजेश का एक वहाँ पे दोस्त होता है, उसका दोस्त उसकी पत्नी के साथ बातें करता है, यानी कि उसकी पत्नी भी काफ़ी इंटरेस्टेड थी उसके दोस्त में और इन्हीं बातों के चलते दोनों में अब छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होना शुरू हो चुके थे और आगे चल कर के ना जाने कैसे फिर से दोनों ने रिश्ते को संभाला और एक नया रूप दिया। इसलिए प्लानिंग के तहत 1-2 सालों में ही अनुपमा एक जुड़वा बच्चे को जन्म देती है। एक लड़का होता है और एक लड़की। अब फिलहाल तो दोनों में सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन अचानक से ही उसकी जॉब चली जाती है अमेरिका में। इसके चलते अब उसे वापस भारत आना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पर राजेश के लिए यह हुई कि भारत लौटने के बाद उसे यह पता चलता है कि उसकी पत्नी अनुपमा आज भी उसके फ्रेंड से चोरी छुपे बातें करती है। फिलहाल तो उसे नौकरी की तलाश करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है और वह कोलकाता चला जाता है। कोलकाता पहुँचने के बाद वहाँ पर उसकी एक महिला से मुलाकात होती है और वह महिला राजेश को अपना दुखड़ा सुनाती है कि उसका पति कैसे उसके साथ बेरहमी से पेश आता है, बदसलूकी करता है, उसे दारू पी करके मारता पीटता है, बहुत ही टॉर्चर करता है। यह सारा दुखड़ा सुनने के बाद अब राजेश के अंदर मानवता जाग जाती है और वह भी ऐसी मानवता कि वह उस महिला से प्यार कर बैठता है और बिना किसी को बताए चोरी छुपे वहीं पे मंदिर में जाकर उससे शादी कर लेता है। लेकिन अब आगे चल करके अनुपमा को कुछ ही दिनों के बाद राजेश की सच्चाई का पता चल जाता है कि वह नौकरी करने के लिए कोलकाता गया था, लेकिन वहाँ पर उसने किसी महिला के साथ शादी कर ली है। यह खबर उसे इधर उधर से मिली थी, जिसके बाद वह काफ़ी टूट जाती है और अब कॉल करके राजेश के साथ काफ़ी बहस करती है, झगड़ा करती है। लेकिन न जाने कैसे राजेश अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे मना ही लेता है और उसे विश्वास दिला देता है कि उसे जो भी खबर मिली है वह बिल्कुल गलत है, उसने किसी से कोई शादी नहीं करी है और इस बात को वह मान भी लेती है। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे राजेश अपनी पहली पत्नी अनुपमा के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा था और एक दिन ऐसा भी आता है जब राजेश
20,000 रुपये देना भी बंद कर देता है, जो कि कोर्ट के द्वारा यह फैसला किया गया था कि राजेश अब अपनी सैलरी में से 20,000 खर्चे के रूप में अनुपमा को देगा और यह पैसे देने भी बंद कर देता है, जिसके चलते अनुपमा को अब पैसों की काफ़ी तंगी झेलनी पड़ती है। और इन्हीं तंगी में आकर के अनुपमा अब राजेश के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है कि तुम मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, वगैरह वगैरह। 17 अक्टूबर 2010 इस समय के अंतराल में राजेश देहरादून की उसी फ्लैट पर मौजूद था जहां पर उसकी बीवी अनुपमा होती है, और उसी दौरान दोनों में काफ़ी नोक-झोंक और झगड़े हो जाते हैं। और उसी झगड़े के दौरान राजेश बहुत ही गुस्से में आकर के अपनी पत्नी अनुपमा को बहुत तेज से थप्पड़ मारता है, और उसी थप्पड़ के चलते अनुपमा बेड के कोने से जा टकराती है और उसके माथे पे काफ़ी गंभीर चोट लग जाती है। और अभी तक राजेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसीलिए बेड पर पड़े तकिए को उठाता है और उसका मुंह दबा देता है, और उसी के चलते उसका दम घुट जाता है और अब वो दुनिया छोड़कर चली जाती है। अब यह सब करने के बाद राजेश फिलहाल यह सोच रहा था कि अगर अब उसके बच्चे घर पे आएंगे और अपनी माँ को ढूंढेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि उसकी माँ कहाँ गई है। तो अभी यही सोच रहा था कि वो जल्दी से पहले तो अनुपमा को घसीट कर दूसरे रूम वाले अटैच बाथरूम में ले जाता है, जो कि रूम के साथ अटैच बाथरूम होता है। तो वहाँ ले जाकर उसे बंद कर देता है और बाहर से लॉक कर देता है। अब उसके बच्चे भी घर पे आ जाते हैं, और उसके बच्चे घर पे आने के बाद माँ को ही ढूंढते हैं। तो वह बच्चे पूछते हैं कि माँ कहाँ है, तो उसका पिता यानी कि राजेश अपने बच्चे को यह जवाब देता है कि तुम्हारी माँ मायके गई है, कि तुम्हारे नाना नानी के घर चली गई है, बहुत ही अर्जेंट काम था इसीलिए उसे जाना पड़ा। अब यह सुनकर के बच्चे मतलब कि ज़्यादा सीरियस नहीं होते और अपने काम में लग जाते हैं। अब इधर उसी दिन राजेश मार्केट जाता है, और मार्केट जाकर के पहले तो एक बड़ा सा फ्रीजर ऑर्डर करता है, और ऑर्डर करने के बाद साथ में वह एक इलेक्ट्रिक बड़ा सा वुड कटर खरीदता है। उसी के साथ काले पॉलीथीन काफ़ी सारे और वो सारे सामग्री जो कि इस कार्यक्रम में काम आने वाले थे। और फिर अगले दिन जब उसके बच्चे घर से बाहर होते हैं तो वह घर पर उस कार्यक्रम को शुरू करता है। अपनी ही बीवी को के बॉडी को 72 टुकड़ों में उस इलेक्ट्रिक वुड से काटता है, और उसी टुकड़े को उस काले पॉलीथीन में डाल करके उसे बड़े से फ्रीज़र में रख देता है और बंद कर देता है, ताकि उसमें से कभी भी गंध ना आए और ना ही बच्चों को पता चल पाए। और जैसे ही उसे मौका मिलता था, कहीं वह बाहर जाता था, तो वो अपनी गाड़ी में रख लेता था। उन पॉलीथीन को 1-2 पॉलीथीन को रखता था और वहाँ के जंगलों के पहाड़ियों में और नालों में बहा दिया करता था। और ऐसा करते करते उसे काफ़ी सारे बॉडी पार्ट्स को बाहर जा कर के फेंक दिया था। और इसी के साथ राजेश ने यहाँ पर एक और बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस वालों को यह भी बताया कि 17 अक्टूबर को ही उसने अनुपमा को परमात्मा के पास भेज दिया था, जिसके बाद से खुद ही वह उसके मेल का इस्तेमाल करके उसके जानकार को, उसके परिवारजनों को भेजता रहा कि वह सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह चाहता था कि वह तब तक गुमराह करके सबको रखे और इधर उसकी बॉडी को तब तक जब तक कि उसे ठिकाने नहीं लगाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वह बीच में ही आकर कि पकड़ा गया। जिसके बाद राजेश पुलिस वालों को उन जगहों पर भी लेकर के जाता है जहाँ जहाँ पर उसने बॉडी पार्ट्स को फेंका था। पुलिस वाले अपनी काफ़ी मेहनत करते हैं और उन बॉडी पार्ट्स को भी जैसे तैसे करके रेस्क्यू किया जाता है। और अब उसने गुनाह किया था तो उसे जेल तो जाना ही था। फिलहाल तो उसे जेल में भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई करना भी बाकी थी, लेकिन अब उन बच्चों का क्या होगा जो ऐसे ही अनाथ हो गए, और इसीलिए कोर्ट अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी कस्टडी उसके दादा दादी को सौंप देते हैं और राजेश को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। दोस्तों, तो आज की कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग इस घटना के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। दोस्तों, अगर हमारा काम आप सबको पसंद आता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।